नमस्कार, राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज संविधान दिवस है। भारतीय संविधान हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने देश के संविधान को स्वीकार किया था। संविधान ने हमारे जीवन के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हर पहलू पर एक अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन अगर बात महिलाओं की हो तो हमारे संविधान ने उन्हें गणतंत्र की शुरुआत से ही समान अधिकार दिए हैं। महिलाओं की स्थिति को बराबरी का रखने में संविधान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। जेंडर समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार भी देता है। समय समय पर संविधान में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए संशोधन किए जाते रहे हैं, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर किए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए उनके अधिकारों को न केवल सुनिश्चित करना जरूरी है, बल्कि उन अधिकारों का क्रियान्वयन भी आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे संविधान ने महिलाओं को सशक्त और सुदृढ़ बनाया है, लेकिन क्यों अधिकार होने के बावजूद उन्हें भेदभाव और उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है। इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं रेखा अग्रवाल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही सिद्धार्थ, जो कि वो भी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। रेखा अग्रवाल, शुरुआत आपसे करते हैं चर्चा की। 71 साल पहले जब हमारे संविधान को स्वीकार किया गया, उस समय के अगर प्रावधानों को देखें, खासकर महिलाओं को लेकर जिस तरह से समानता की बात रखी गई, बाकी देशों की तुलना में वो काफ़ी प्रोग्रेसिव मानी गई। 71 सालों के दौरान इस सफ़र के बाद अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो संविधान की कितनी अहम भूमिका आप देखती हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ आपको और सब दर्शकों को कि आज एक बहुत ही शुभ दिन है। एक 26 नवंबर जो है हमारे लिए, हमारे इतिहास के लिए, हमारे भारत के नागरिकों के जो डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और जहां रही महिला सशक्तिकरण की बात और जहां पे अपनी संविधान की बात छेड़ी, तो जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो उसका प्रपोजल देता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, तो हमारा जो प्रियम्बल है, जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक राइट्स और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, और साथ साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी हैं, उन सब के तहत शुरू से ही ऐसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहले दिन से ही एक बुनियाद रखी गई है। अगर मैं आर्टिकल 14 की बात करूं, अनुच्छेद 14 की बात करूं, तो सबसे पहले तो अनुच्छेद 14 ही ये कहता है कि कानून की नजर में महिलाओं और पुरुष के बीच में कोई तरह का भेदभाव नहीं है। उसके साथ साथ आर्टिकल 15 थी, अनुच्छेद 15(3) ये कहता है कि कोई भी महिला और पुरुष के बीच में लिंग को लेके, जाति को लेके, धर्म को लेके कोई तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उससे भी बढ़िया जो है, हमारे ही संविधान के तहत आर्टिकल 15(6) के तहत ये भी प्रोवाइड किया गया है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अगर हमें कोई पॉजिटिव तरीके से कोई भी तरह का भेदभाव करना पड़े, सकारात्मक तरीके से करना पड़े, तो वो भी जायज है। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने साल पहले भी ये सोचा गया था कि भारत की महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना है, उनको किस तरीके से सशक्त बनाना है, तो उसको चलते चलते इतने सालों के अंदर पहली बात तो बुनियाद जो थी, कहते हैं ना कि इमारत की बुनियाद जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमारी संविधान के अंदर जो महिलाओं के अधिकारों के बारे में जो बुनियाद है वो इतनी स्ट्रांग बनाई गई है, इतनी पक्की बनाई गई है कि उसको ध्यान में रखते हुए इतने सालों के अंदर समय समय से बहुत सारे कानून बने गए हैं जहां पर महिलाओं के साथ कोई भी तरह का भेदभाव करना वर्जित है। उनके लिंग के लिए, खास करके धर्म हो या लिंग हो, उसको देख के कोई भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अगर हम उनको और आगे जीवन में बढ़ाने की बात करें, जहां पर महिलाएं पुरुष के साथ कंधा से कंधा बढ़ा के चल सकती हैं या उनके आगे भी निकल सकती हैं, सिर्फ पीछे साथ साथ ही क्यों चले, आगे भी चल सकती हैं, तो और भी कई प्रावधान है, कई अनुच्छेद है। आर्टिकल 19 की बात करें, आर्टिकल 21 की बात करें, तो सारे के सारे जो हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद है
उनमें ये हमारे मौलिक अधिकार दिए गए कि महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। और ऐसे बहुत से कानून बने समय समय के ऊपर, जैसे कि बात करें कि महिलाओं को संपत्ति में मिलने का अधिकार है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि वो अपने बच्चे है उसका गर्भपात करने के लिए उनको कोई मजबूर जो है रोक नहीं सकता कि अगर वो अपने बच्चे का गर्भपात कराना चाहे। जो है अगर आपके गर्भ के अंदर कौन सा जो लिंग है, कि लड़का पैदा होने वाला है कि लड़की पैदा होने वाली है, जो इस तरह के भेदभाव किए जाते थे हमारे देश के अंदर, फीमेल फीटिसाइड का एक काफी होता था कि बेटा गर्भ के अंदर ही लड़कियों को मार देते थे। तो दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता था, संपत्ति से वंचित किया जाता था, या उनको गलत तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, उनकी जो मर्यादा है उसको भंग करने की कोशिश की जाती थी। भले डायरेक्टली नहीं किया जाए तो इनडायरेक्टली किया जाता था, इशारों से, मुद्राओं से, शब्दों से, बहुत तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था कि महिला पीछे रहे। आज महिलाओं के लिए, आज पार्लियामेंट के अंदर भी रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो वो दिन दूर नहीं कि जो महिलाएं हैं जो पुरुषों के आगे ही निकलेगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि साथ साथ ही चलेगी, जुडिशरी में देखिए, लीगल प्रोफेशन में देखिए, कोई भी प्रोफेशन के अंदर देखिए, यहाँ की महिलाएं तो अब चांद के ऊपर भी पहुंच गई हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमारा संविधान इतना पुख्ता, उसके अंदर इंतजाम शुरू से ही कहे गए हैं कि जो महिला है वो आगे निकल सकती है, वो कहीं पर भी दबने के लिए उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता। सिद्धार्थ साहब, अब आपके पास आती हूँ। रेखा अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें दो राय नहीं है कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में एक्सेल कर रही हैं, सिर्फ पुरुषों के बराबर ही नहीं बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन भी कर रही हैं। लेकिन अगर हम इंक्लूसिविटी की बात करें, ग्रोथ ऑफ वुमेन एज अ क्लास को देखें, इंडिविजुअली ना देखें, तो हम कितना आगे बढ़ पाए हैं इतने सालों में? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन मैम। हैप्पी लॉर्ड टू ऑल ऑफ अस। फर्स्टली, इतने अच्छे दिन पे ये बहुत प्रासंगिक मुद्दा हम आज डिस्कस कर रहे हैं। एक बहुत बुनियादी इशू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने बेसिकली डिसाइड किया है कि हमारा एवोल्यूशन एज अ डेमोक्रेसी कैसा हो। जब 50s में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तो जितने एग्जाम्पल थे कॉन्स्टिट्यूशंस के दुनिया में, ज़्यादातर पब्लिक स्पेसेस को कंट्रोल कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी। एक बहुत कॉन्शियस चॉइस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने की कि महिलाओं के कंटेक्स्ट में डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक स्पेस में तो जो है इतना बड़ा मुद्दा है, वो तो है ही, प्राइवेट स्फीयर में वो वायलेंट भी है, जिसकी वजह से डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स अब्यूज और वायलेशन होते हैं। तो सबसे शुरुआती कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसने ये रिकॉग्नाइज किया कि महिलाओं का प्रोटेक्शन सिर्फ पब्लिक स्पेस में इक्वालिटी देने से नहीं होगा, पब्लिक स्पेस में उनको इनकरेज करने से नहीं होगा। हमको एक वेल तोड़नी पड़ेगी, एक बाउंड्री लांघनी पड़ेगी और घर में जाके प्राइवेट स्फीयर में महिलाओं के लिए, उनके अधिकारों के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैं कह सकता हूं कि एक नायाब स्टेप था, एक डिसाइसिव ब्रेक था पास्ट से, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स थे हमारे पास इंग्लैंड के, अमेरिका के, बाकी जगहों के, वो ज्यादातर पब्लिक स्पेस को ही कंट्रोल कर रहे थे। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका जो स्ट्रक्चर है कि पहले एक प्रिंसिपल लगा दिया आर्टिकल 14 में कि सब इक्वल होंगे, उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशंस दिए आर्टिकल 15 में, 16 में। इसमें ये साफ जाहिर होता है कि इंडियन स्टेट, जो भारत की सरकार होगी या राज्यों की सरकार होगी, भारत की जुडिशरी होगी, भारत की पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स होंगे, इनके ऊपर ये दायित्व है कि मात्र पब्लिक स्पेसेस में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे के रहा नहीं जा सकता है। तो आर्टिकल 15 में, जिसका रेखा मैम ने जिक्र भी किया, आर्टिकल 15 स्पेशली सेंसिटिव है इस इशू को लेके, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल फॉर्म्स, हर रूप में उसको रोका गया है। और 15(3) में ये कहा गया है कि स्टेट शैल टेक एडिक्वेट स्टेप्स। वो नेगेटिवली वर्डेड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन है वो इतना व्यापक होता है कि इस नेगेटिव एंटाइटलमेंट को भी हमने एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन के रूप में माना है इस देश में। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इंडिया में बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग है, जिसके चलते हमने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में महिलाओं के लिए जो
इनकरेजिंग स्टेप्स होने चाहिए थे, इनकरेजिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए थे, उनको तो रखा ही। साथ में प्राइवेट स्पेसेस में जैसे सेक्शन 125 है सीआरपीसी का, जहाँ पे मेंटेनेंस का इशू है इन केस ऑफ अगर महिला को सपोर्ट नहीं कर रहा है उसका हस्बैंड, ये मुद्दा हो गया। मैटरनिटी बेनिफिट्स का मुद्दा हो गया, स्त्री धन के एस्पेक्ट्स हो गए, प्राइवेट स्पेस में घर में रहने की इजाजत को लेके जो मुद्दे हैं कि महिला का अधिकार नहीं होता था, उस अधिकार को रिकॉग्नाइज किया अलग अलग कानूनों में, डोमेस्टिक वायलेंस पे रोक लगाई। ये सारे स्टेप्स इसीलिए संभव हैं क्योंकि हमारे यहाँ हमारा संविधान पब्लिक स्पेस की बजाय प्राइवेट स्पेस को भी उतने ही महत्व से उसको संभालता है, उसको रिस्ट्रक्चर करता है। ठीक। रेखा अग्रवाल, सिद्धार्थ साहब बहुत ही अच्छा एक पॉइंट रख रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेशन ना हो महिलाओं के अगेंस्ट, वो बराबर का दर्जा, अपने पुरुषों के बराबर का दर्जा समाज में एंजॉय कर सके, उन सब का ख्याल रखा गया। संविधान में इस तरह के कई प्रावधान किए गए जो समानता का अधिकार महिलाओं को देता है। लेकिन अगर हम उसको सामाजिक व्यवहार में देखते हैं इतने दशकों बाद भी, तो एक बहुत बड़ा वर्ग महिलाओं का आज भी है जो अपने अधिकारों की जानकारी जिनको नहीं है या अपने अधिकारों से वंचित है। और क्यों आज भी इतने प्रोग्रेसिव संविधान में प्रावधान होने के बावजूद हमें ऐसे कानूनों की जरूरत पड़ रही है जिससे हमें महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, इन सब से बचाने की जरूरत पड़ रही है? टीना जी, इसका मैं यही कह सकती हूँ कि कानून, जैसे मैंने कहा था कि हमारे कानून, हमारे संविधान की जो बुनियाद है इतनी पुख्ता तरीके से बनाई गई है, इतने अच्छे अच्छे कानून समय समय के ऊपर बने हैं। जो हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 14 से लेके हम 21 तक की बात करें तो वो सब महिलाओं को बराबरी का दर्जा देती है, उनके साथ भेदभाव को भी रोकती है। परंतु अगर सामाजिक दृष्टि से देखें, अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें, हकीकत को देखें, तो ये बिल्कुल सही है कि चाहे कितने भी कानून बन जाए, चाहे कितने भी हम लोग चैनल्स पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर ले, परंतु जो एक आम महिला हो सकता है कि वो घरेलू महिला ही हो या कोई कामकाजी महिला हो, परंतु एक आम महिला की जो स्थिति समाज के अंदर है या अपने घर के अंदर है, वो अभी भी वो जो कहते हैं कि रिस्पेक्ट का दर्जा सामाजिक तौर पे नहीं पा सकी है जो उसको मिलनी चाहिए थी। और इसके लिए मैं यही कहूंगी कि कहीं पर तो इसमें जो इसका दोष जो है वो है कि एक तो कानून की जो जानकारी है वो बहुत कम है। लोग जो है, आम लोग जो है, वो हमारी संवैधानिक जो वैल्यूज है उनके बारे में नहीं समझते हैं, फंडामेंटल राइट्स उनके बारे में जानकारी नहीं है। और कुछ जो एक ऐतिहासिक तरीके से अगर हम उस दृष्टि से भी देखें तो जो कल्चरली इतने सालों से अगर हमारे इतिहास के अंदर देखें कि महिलाओं को एक तरफ तो हमारे महिला रानी लक्ष्मीबाई भी है ना, उनके बारे में भी हम बात करते हैं, और एक तरफ हम अपने घर के अंदर ही महिला को देखें तो उसका यौन शोषण भी किया जाता है, भ्रूण हत्या भी करी जाती है, क्योंकि अभी तक जो शायद एक लड़की को एक पराया धन जो समझा जाता था कि जो लड़की है वो एक तरह का बोझ है। अगर हम कल्चरल दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे आपको जो मिलेंगे, इंस्टेंसेस मिलेंगे जहां पर लड़की को सिर्फ एक बोझ समझा जाता था, उसको पैदा होते ही मारने के बारे में सोचा जाता था कि भाई ये जो है एक मुसीबत का पिटारा है, ये कहीं पर भी एक लड़के का जो फर्ज है वो अदा नहीं कर सकती है, ना तो पिता का नाम आगे कर सकती है, ना वो कोई संपत्ति जो है उसके अंदर आगे बढ़ा सकती है, वो तो एक नुकसान ही कर सकती है क्योंकि उसकी शादी होगी, उसके साथ लाखों रुपए का दान दहेज देना पड़ेगा, और शायद जो उसके पिता वर्ग है उनको जो लड़के वालों के सामने झुकना पड़ेगा। तो इस तरह की जो हमारी सामाजिक तरीके पर हम देखते हैं कि जो कुरीतियां चलती आई हैं, खास करके जो दहेज की जो कुरीति है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। इतने कानून बन गए हैं, धारा 498 बन गया है इंडियन पीनल कोड के अंदर, जहां पर कोई भी महिला को अगर प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए तो उसको सजा मिल सकती है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है कि आप दहेज ना ले सकते ना दे सकते हैं, है ना। घरेलू हिंसा के कानून के बारे में सिद्धार्थ जी ने भी जिक्र किया कि जहां पर हमारा कानून ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार है सिर्फ बाहर ही नहीं होता, घर के अंदर ही होता है, और कई बार जो प्रताड़ित करने वाले लोग जो होते हैं वो आपके दूर के लोग नहीं होते, आपके खुद के परिवार के लोग होते हैं। तो इतने तरह के जब इस तरह के आप महिलाओं के साथ आप उनको वो इज्जत नहीं दे सकते, उनको वो दर्जा नहीं दे सकते जो पुरुषों को भी मिलना चाहिए, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारी सोच न बदले। सकारात्मक सोच जो है वो हर जगह होनी चाहिए, जिसको कहते हैं कि एजुकेशन बिगिंस एट होम।
जो सबसे पहले जो शिक्षा जो है एक पुरुष या महिला की, उसकी जो बुनियाद है समाज में पांव रखने की, आपके घर से बनती है, स्कूल से नहीं बनती है। जब तक माता पिता अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को भी सिखाएं कि आपको अपनी बहनों की इज्जत करनी है, अपनी माँ की इज्जत और करनी है, इसमें सोसाइटी का क्या रोल होगा? तो क्योंकि कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एज गुड एज इट्स पीपल, तो इसमें समाज का क्या रोल होना चाहिए? संविधान के जो प्रावधान है उनको बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जाए और महिलाओं को और सशक्त किया जाए, इस पर चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। स्वागत है एक बार आपका फिर से। और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ रही हैं सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आपके जुड़ने से पहले हम रेखा अग्रवाल और सिद्धार्थ साहब से ही बात कर रहे थे कि कैसे हमारे संविधान में महिलाओं के उत्थान के लिए कई तरह के प्रावधान हैं। बीते वर्षों में महिलाएं काफ़ी आगे भी आई हैं और अपनी पहचान भी बनाई है, लेकिन वहीं हम सामाजिक व्यवहार और भेदभाव की तरफ अगर नज़र डालें तो इसकी वजह से महिलाएं आज भी उतनी सशक्त नहीं बन पा रही हैं जितना उन्हें होना चाहिए। कुछ महिलाएं हालांकि अपवाद हैं, लेकिन अगर हम अनुपात की बात करें तो जाहिर तौर पर और सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल टीना, आप सही कह रही हैं। मैं रेखा जी और सिद्धार्थ को भी सुन रही थी और बहुत अच्छा वर्णन था। हमारा संविधान वैसे अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है, हमारा ग्रंथ कहा जा सकता है, वो है। और उसने शुरुआत से हमें ये समानता का एक विषय दिया है। लेकिन एक संविधान की जो प्रोटेक्शन है, एक अम्ब्रेला कह लीजिए, एक छतरी कह लीजिए, उस छतरी के नीचे जिस प्रकार से ट्रांसलेशन होनी है वो एक अलग दौर है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हमें वोटिंग राइट भी महिलाओं को शुरू से मिले, जो काफी देशों में नहीं मिले। इक्वालिटी के राइट मिले, आर्टिकल 14 वगैरह सब बता चुके हैं सिद्धार्थ। स्पेशल राइट्स मिले एज ए अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि कुछ पॉजिटिव काम करना ताकि महिलाओं को आगे लाया जा सके। लेकिन उसके साथ साथ क्या जरूरत होती है, आप किस प्रकार से हो सकते हैं? तो महिलाओं की जो सशक्तिकरण की वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक तो सबसे पहले मेरे हिसाब से वायलेंस है। जो कि महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस है, चाहे वो शारीरिक है या फाइनेंशियल है, साइकोलॉजिकल है, मानसिक तौर पे है, ये सब जो वायलेंस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दौर था। उस दौर से निकलने के लिए एक बात, रेप है, सेक्सुअल असॉल्ट है, वो सब वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सब उस ब्रॉड एक कैटेगरी जो कहते हैं उसमें आते हैं। दूसरा जो दौर है वो कानून का दौर है। संविधान के नीचे जिस प्रकार से कानून बनते हैं, हमारा देश अपने आप में बहुत सशक्त रहा है और एटलीस्ट 1983 से हमने लेकर बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो सारे असमानता को एक तरफ से दूर करने की चेष्टा करते रहे हैं। और वो हर अंग पर, इस बात में आप ये मान के चलिए कि भारतवर्ष ने इतनी अच्छी तरह से कानून बनाए हैं और जुडिशरी ने इतनी अच्छी तरीके से कानून की व्याख्या की है, कानून की परिभाषा की है, कानून को इंटरप्रेट किया है और हमेशा इस प्रकार से किया है कि वो महिलाओं के हक में रहे। तीसरा जो वर्ग है, जो एक अलग स्थिति है, वो सामाजिक है। देखिए, पावर स्ट्रक्चर की तो ये शुरू से कहानी रही है। एक वर्ग अगर पावरफुल रहेगा, सशक्त रहेगा, तो वो चाहेगा दूसरे जो वर्ग है उसको नीचे रखा जाए। तो एरिस्टोटल से लेकर ये कहा जाता था कि महिलाएं तो सिटीजन भी नहीं हो सकती, यानी नागरिक नहीं हो सकती, तो आप राइट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सब जो सोच करके कहते हैं, मानसिक सोच, समाज की सोच, लोगों की सोच किस प्रकार से करना, तो आज की तारीख में अगर हम ब्रॉडली अगर कैटेगरीज को ले तो पहले अंग में कानून अपने आप में हर तरीके से सशक्त रहा है और करता रहा है, चाहे वो प्राइवेट स्पेस हो, चाहे वो पब्लिक स्पेस हो, चाहे वो मैटरनिटी बेनिफिट हो। 26 हफ्ते का तो अभी 2017 में जाकर महिलाओं के लिए हुआ है, लेकिन ऑन द लाइटर साइड ये भी कहा जाता है कि पुरुषों को भी पैटर्निटी लीव देनी चाहिए, उनको भी तो ये अपना काम करना चाहिए। और ये महिला सशक्तिकरण में जो है, सशक्तिकरण का माननिक एक है ड्यूटी, जैसे कि ड्यूटी सारी महिला की है, तो इसलिए वो थोड़ा परिवर्तित करने के लिए कई बार ये आजकल बात भी की जाती है कि आप पैटर्निटी लीव देते हैं तो पैटर्निटी लीव भी दीजिए। रिप्रेजेंटेशन का रेखा जी ने जिक्र किया, पार्लियामेंट ने 73rd 74th अमेंडमेंट देखिए किस प्रकार से हमने 1992 में जो अमेंडमेंट करी, इनफैक्ट 93 में की, इफेक्टिव 92 से, उससे कितना फर्क पड़ा, कितने सरपंच बने, कितने महिलाएं आगे आई और कितने महिलाओं ने साथ में काम किया। आप जेंडर गैप की बात करें तो आज की डेट में जो इलेक्शन में है, महिलाएं सबसे आगे
आ रही हैं, जो डिफरेंस है बिटवीन महिलाएं और पुरुष वो ऑलमोस्ट नॉमिनल रह गया। अभी बिहार के इलेक्शन भी जो हाल ही में हुए, एक तो 2019 के जो इलेक्शन है उसमें जो जेंडर गैप है वो 0.2% करके रह गया है, एंड लार्जर नंबर ऑफ वुमेन। सिमिलरली जो बिहार में है वहां पर भी ये रहा कि जो महिलाएं वोटर थी वो आगे आई हैं, और महिलाओं के जो विषय हैं वो भी अब प्रधानता शामिल करते हैं। तो ये सब हमारी जो सोच है वो तो एक जो कहते हैं ऊपर के सरफेस से वो ट्रांसलेट कर रही है, लेकिन नीचे तक पर्कुलेट करने में जो कमी है, चाहे वो लीकिंग पाइप्स वाली एक थ्योरी कही जाती है कि शुरुआत तो पानी पूरा होता है, वो पाइप में जाते जाते वो थोड़ी कुछ छेद होते हैं, वो छेदों से निकलता जाता है। एक बात ये है। दूसरी चीज एक अलग दौर पे देखिए, सेक्स रेशो बर्थ से ही अगर आप इसको लेंगे, आज के एवरेज क्या है, करीबन 2800 करके जो फीमेल डेथ्स हैं वो आज की तारीख में, ये एवरेज हमारा रेट हमारे देश में है। कट हो गया है, ऐसी बात नहीं है, देयर इज बीन रिडक्शन। 914 से लेकर 927 तक फिगर आ गया था जेंडर गैप रेशो में, लेकिन फिर भी सेक्स सिलेक्शन शुरुआत से ही होती है। अब ये सब जुड़े हुए हैं अपने आप में, कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस से, कोई सामाजिक प्रैक्टिसेस से, यानी कि दहेज की प्रथा कह लीजिए, तो दहेज को अलग लेवल पर रोका गया है। ये सब एक सर्कुलर जो मोशन होता है उस सर्कल को तोड़ना होता है। तो आज जो हमारा प्रयत्न है, हमारे देश का प्रयत्न है, हमारे समाज का प्रयत्न है, आपका प्रयत्न है, संविधान का प्रयत्न है, ये कि ये सारे जो सर्कल्स हैं उनको ब्रेक करके एक नई दिशा को इख्तियार किया जाए, जहां पर एक नागरिक है। महिला क्या है? महिला कोई अलग कैटेगरी तो नहीं आती है, लेकिन महिला एक नागरिक है। महिला उसी चीज की हकदार है जो वो कर सकती है, जो उसको करने का मौका मिलना चाहिए। आज की डेट में अगर हमें करना है तो हमें मौका देना है, हमें एक्सेस देना है, जो बोलते हैं, चाहे हेल्थ हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे एजुकेशन में भी बहुत है। और तीसरी और चौथी चीज मैं कहूंगी, महिलाएं एक लेवल तक आ रही हैं आज की तारीख में, लेकिन उस लेवल से लेके जो ग्लास सीलिंग वाली बात की जाती है, ग्लास सीलिंग तक भी पहुंच गई है, लेकिन ग्लास सीलिंग से ऊपर भी जहां है उस जी जगह बिल्कुल। और इसी संदर्भ में हम ये भी बात कर रहे थे कि इंडिविजुअली अगर आप देखें तो हर क्षेत्र में ज़रूर महिलाएं आगे आ रही हैं और अपना नाम कमा रही हैं, झंडा बुलंद कर रही हैं, लेकिन एज ए क्लास अगर आप देखें तो महिलाओं को और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पिंकी आनंद, एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगी। आप ड्यूटी की बात कर रही थी, तो अगर देश को कॉन्ट्रीब्यूशन करने की बात है और जहाँ पर महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि राष्ट्रहित में वो भी सहयोग करें, तो कई ऐसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जैसे कि लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, जहां पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और ये एक काफ़ी कंसर्न की बात इसलिए है क्योंकि आज के दौर में जब हम बात करते हैं कि महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, काफ़ी कुछ कर रही हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो अपने अनुपात के हिसाब से रिप्रेजेंट करें अपने आप को इन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में। नहीं, आप सही कह रही हैं, महिलाएं आगे डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट में लीडरशिप रोल में भी आ जाती है। और शायद भारतवर्ष जैसा कोई देश नहीं है जहां पे चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे गवर्नर है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, आप किसी कैटेगरी में ले लीजिए, चीफ मिनिस्टर्स हैं, महिलाएं बिल्कुल आगे हैं और हर क्षेत्र में है, कॉर्पोरेट में है, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जहां भी ले लीजिए। लेकिन अल्टीमेटली अगर महिलाओं को ये हक नहीं मिलता कि वो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज में रहें, जहां पर आप पॉलिसी की नियुक्ति करते हैं, आप पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जो महिलाओं, आप चाहे मानसिक तौर पे ले लीजिए, चाहे कल्चरल पे ले लीजिए, चाहे एजुकेशनली ले लीजिए, चाहे टेम्परामेंटली ले लीजिए, कि महिलाओं की टेम्परामेंट ऐसे होती है कि कई वैसे जैसे परिवार का माना जाता है, वैसे वो अपने आप में मैं हमेशा मानती हूँ हर चीज को बर्डन बना दिया जाता है, बट वो अलग चैप्टर है। लेकिन कई ऐसे विषय हैं जहाँ पे महिलाओं की जो शक्ति है वो ज्यादा है और ज्यादा उनकी सोच है, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब जैसे मैंने कहा फैमिली का, जैसे गैस की जो सारी जो स्कीम्स भी बनी थी, ये महिलाओं को क्यों अटेंशन करती है? क्योंकि महिलाओं के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए महिलाओं को पॉलिसी में होना जरूरी इसलिए कि हर क्षेत्र इंसान के बड़े होने के लिए, देश के बड़े होने के लिए जरूरी है, और उसकी परवरिश करने के लिए उन लोगों को आगे होना चाहिए जो उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दे सके। कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? सिर्फ रेसिपिएंट होके नहीं, यानी कि जिसको मिले, वो बात एक है, लेकिन देने की क्षमता रखना ताकि वो पॉलिसी ऐसी बने जिस प्रकार से वो पॉलिसी लो डाउट जैसे हो, वो महिलाओं को हो, पूरे देश को। जी सिद्धार्थ, आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा कमेंट आपसे लूंगी कि लंबा सफ़र रहा है, कि कई तरह की परेशानियां भी आई हैं, लेकिन महिलाएं उस हिसाब से देखा जाए तो वो काफ़ी आगे बढ़कर आई हैं, काफ़ी सशक्त भी हुई हैं। लेकिन
जैसा कि पिंकी आनंद ने कहा, जैसा हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि और आगे आने की काफ़ी ज़रूरतें हैं, नए दौर में नई तरह की चैलेंजेस हैं, उनको कैसे टैकल करेंगी महिलाएं? एक सिंपल सा आंसर मैं देता हूं, परहैप्स अदर्स कैन एक्सप्लेन इट बेटर। हमें अपनी प्रायोरिटीज को जरा बेहतर रूप से आंकना होगा, और इसीलिए पिंकी मैम ने जो बोला कि जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस हैं वो महिलाओं के पास रहेंगी, तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है, अनरेवलिंग है पॉलिसीज की, ये बेहतर होगी। अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़ी सेलिब्रेटेड ज्यूरिस्ट गुजर गई, रुथ बेडर गिन्सबर्ग, जो अमेरिका में जज थी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने बड़ा अच्छा एक कमेंट बोला था कि वो दिन मैं देखना चाहूंगी जब 9 के 9 जजेस वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की महिलाएं हों। ये सिर्फ एक एस्पिरेशन नहीं है, इसके पीछे बड़ा इम्पॉर्टेंट सेंटिमेंट है कि वो क्लास जो ऑलमोस्ट ऑलवेज परपेचुअली जिसको हाशिए पे रखा गया है, मार्जिनलाइज किया गया है, उसके दृष्टिकोण से अगर देश की पॉलिसीज डिसाइड हों तो कई सारे मुद्दे जो छूट गए थे लेकिन बहुत जरूरी थे वो सामने लाए जाएंगे। मसलन हमारी सारी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑलमोस्ट जेंडर इंसेंसिटिव, जेंडर ब्लाइंड है। हमारी इकोनॉमी कैसे प्रोग्रेस करे जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है एम्प्लॉयमेंट पे, न्यूट्रिशन पे, पॉवर्टी लेवल्स पे, इनमें कहीं पे भी महिलाओं को बहुत बड़ा रोल नहीं दिया गया है। कॉन्स्टेंटली हम पीछे रह जा रहे हैं इन सब चीज़ों को एड्रेस करने में। परहैप्स मेरा ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू इसमें यह है कि हम एक ही प्रकार के जेंडर मोनोक्रोम के हिसाब से इसमें सारी चीज़ें देख रहे हैं। महिलाओं का रोल होगा तो शायद बेहतर तरीके से इन चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, रेखा अग्रवाल मैम, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे, किस तरह की सुधार की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि शिक्षा की जरूरत है। जो शिक्षा का अभाव है और वो घर से शुरू होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, सकारात्मक सोच नहीं आएगी, और वो सोच हमारे परिवार से आनी पड़ेगी, जहां पर महिलाओं को और पुरुष को, यानी कि माता पिता दोनों को, अपने बेटों और बेटियों को बराबरी का अधिकार बचपन से देना पड़ेगा। बेटियों को ये बताना पड़ेगा कि वो बेटों से कम नहीं है, और बेटों को ये बताना पड़ेगा कि बेटी जो है वो तुम्हारे बराबर की है, वो भले तुम्हारे से आगे निकल सकती पर वो बराबर की है। तो सही शिक्षा घर से शुरू हो, उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई का मौका लड़कियों को दिया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे देश में लड़कियों को स्कूल जाने से भी वंचित किया जाता है कि आखिर में तो आगे जाके तुमको अपने ससुराल में चौका चूल्हा ही संभालना है। तो वो सोच को अगर हम बदलेंगे, जरूरी नहीं कि हर महिला जो है वो कामकाजी महिलाएं हो, सिर्फ हम कामकाजी महिलाओं का ही सशक्तिकरण की बात नहीं करें। जो घरेलू महिलाएं हैं, जो घर को संभालती हैं, वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री को संभालती है। घर चलाना किसी इंडस्ट्री से कम नहीं है। तो कामकाजी महिला है या जो घरेलू महिलाएं, उनको बराबर का दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं कि जो घर के अंदर जो महिला रहती है उसको निकृष्ट समझा जाए कि वो तो कुछ भी नहीं करती क्या है, सिर्फ रोटी पकाती है, बच्चों को संभालती है। जब तक हम उस महिला की इज्जत नहीं करेंगे, उसको भी बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, उसको समानता का दर्जा नहीं देंगे, उसके लिए हमारे दिन के अंदर सम्मान नहीं पैदा होगा, तब तक हम महिला को भरे हम नवरात्रों के अंदर महिलाओं को देवी का दर्जा देते हैं। 9 दिन तक है ना, हम देवी माँ की पूजा करते हैं, 9 देवियों की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, परंतु अपने घर की देवियों को किस तरह का दर्जा देते हैं? देवियां जो है सिर्फ बाहर नहीं है, सिर्फ ईश्वर के रूप में ही नहीं, जो हमारे घर के अंदर जो महिलाएं, उनके अंदर भी ईश्वर को ढूंढिए, उनके अंदर भी सोच बदलने की जरूरत है। जाहिर तौर पर संविधान में प्रावधान तो कई तरह के दिए गए हैं, ऐसा हमारे तीनों पैनलिस्ट ने बताया, लेकिन जो जरूरत है वो समाज और लोगों को अपने सोच में परिवर्तन लाने की है। तभी इतने सालों बाद भी महिलाएं आगे तो आ रही हैं, लेकिन भेदभाव का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। घर पे भी और बाहर पर भी महिलाओं को कई तरह के चैलेंजेस से डील करना पड़ता है, जो उनके विकास पथ पर एक बहुत बड़ी बाधा है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ये बाधाएं महिलाओं की इन बाधाओं से ऊपर उठेंगी और अपने आप को विकास पथ पर अग्रसर करती रहेंगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारे तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।